गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मैं पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस समय हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की प्रैक्टिस सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने अपने 2 वीडियोज़ में 22 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आज हम 23 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के। कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के करेंगे। तो अभी हम वही ले रहे हैं जो पिछले नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में पिछले 10 वर्षों में आए हुए हैं। ठीक है। सो अगर ये चैनल से आपको सपोर्ट हो रहा है और आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर हो रही है वो यूज़फुल है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो। उससे समझ में आता है कि किस दिशा में इसको और इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्स क्या है, दैट इज़ द पोजीशन, एंड डेल पी क्या है, दैट इज़ द मोमेंटम। तो पोजीशन एंड मोमेंटम, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किस पता लगाना मुश्किल है। तो उसके लिए क्या था, उसके लिए उन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया था, दैट इज़ डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। राइट, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर अनसर्टेनिटी। इसमें एक और जगह कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, जो एम वी आर है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई है, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एन एच अपॉन 2 पाई, यहाँ एन जो एक इंटीजर है उसी में ही रोटेट करता है। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 जो कि एक इंटीजर है उसी में ही रोटेट करेगा। तो एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या है, h अपॉन 4 पाई। तो ये डिफरेंस आता है, इसलिए क्वेश्चन में भी कहीं सॉल्व करने में इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। नेक्स्ट है द वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्रेजेंट। अब वेव फंक्शन क्या होता है, साई इज़ अ वेव फंक्शन। ठीक है, जो किसने दिया था, स्क्रोडिंगर ने दिया था। ठीक है, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, इसको देख लेते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने ही साई जो कि है फाइंड आउट किया था, जिसमें यहाँ पे एक्स वाई और जेड क्या है, एक्सिस हैं, जिसमें कि हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स देखिए 2 प्रकार का मैकेनिक्स होता है, एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स, एक क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में बल्कि मैटर को, बल्कि पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यही अंतर हो जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी बेसिकली द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और उसमें क्या बताता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का जो नेचर है वो क्या है, ड्वेल नेचर है, यानी कि वो पार्टिकल लाइक नेचर भी है एज वेल एज द वेव नेचर है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करता है, बल्कि पार्टिकल्स के लिए है, और वो सिर्फ बताता है पार्टिकल नेचर। तभी वो न्यूटन की थ्योरी पर निर्भर करता है कि ऊपर से सेब जो है वो नीचे गिरेगा, यानी कि ग्रेविटेशन, पार्टिकल लॉ ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल नेचर। जबकि मैकेनिक्स में वेव ड्वेल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो यही क्वांटम मैकेनिक्स है। अब जो स्क्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी, उसमें जो साई था ये क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, जो और वो इंफॉर्मेशन किस रूप में होगी, एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इन तीनों की इंफॉर्मेशन ये देता है। तो ये साई को कह देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद एक और इससे डिफाइन किया गया साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। यहाँ इसने ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, साई स्क्वायर का है जहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा संभावना हो। तो अब इससे देख लेते हैं कि कौन सा इसमें है। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, वेव फंक्शन क्या है, साई और साई स्क्वायर स्टेट ऑफ अ फंक्शन है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम है, नहीं है। शेप ऑफ द सिस्टम है, नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम है, संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम है। एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द 3 टाइप्स ऑफ PDF ऑर्बिटल। अब इसमें क्या चीज़ इसमें सही है? बोथ P and F ऑर्बिटल्स हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, both P and D have center of symmetry, F orbital have center of symmetry और D orbital have center of symmetry। तो center of symmetry पहले तो क्या होती है? center of symmetry होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर इसको मैं बीच से एकदम से ऐसे भी काटा जाए, ठीक है, तो क्या नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा एक जैसा आएगा? तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनको अगर हम बीच से काटेंगे तो अगर ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा एग्जैक्टली सिमिलर आएगा, दैट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे कि अगर हम कहें कि S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल सर्कुलर है, इसके यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर हम काटेंगे तो ये क्या हो गया? दिस शोज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कहें कि P ऑर्बिटल है, ठीक है, दिस इज़ एक्सिस हो गया, ये Z एक्सिस, ये एक्सिस है, तो इसमें क्या है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ हो सकते हैं, कभी यहाँ हो सकते हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा हैं तो ये प्लस है, यहाँ पे नहीं है तो ये नेगेटिव हो गया। अगर हम इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री से काटेंगे तो क्या ये मतलब सेंटर से काटेंगे तो क्या ये सिमेट्री होगी? ये सिमेट्री नहीं होगी। तो P जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाता है। तो P जब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाता है तो उसको हम सीधे काट लेंगे। सिमिलरली P की जैसा F भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाता है। तो एक D दिखाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री और S दिखाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो राइट आंसर इज़, इसमें S नहीं दे रखा है, तो राइट आंसर इज़ S ऑर्बिटल हैव, राइट आंसर इज़ D ऑर्बिटल्स हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये बात होगी, D ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यही क्वेश्चन को एक और दूसरे रूप में पूछा जा सकता था कि बोथ PDF ऑर्बिटल हैव जीरेंड। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का दूसरा मतलब होता है जीरेंड, GERAND। तो ऑर्बिटल दो शोज सेंटर ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड जीरेंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाएंगे उसको हम कहते हैं अनजीरेंड, GERAND, अनजीरेंड। तो जीरेंड कौन से हो गए? S and D आर जीरेंड ऑर्बिटल्स एंड P and F आर अनजीरेंड, मतलब जिसमें कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। तो हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम, इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल है? आफबाउ प्रिंसिपल, आफबाउ प्रिंसिपल। क्या बताया था? N+L रूल, जिसमें N+L का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वही एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा है। अब इसमें देख लें किसमें सबसे ज़्यादा है। N4 और 3, ये कितना हो गया? 7 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो कौन सा हो गया सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल? इसका ज़्यादा हो गया, इसका जो है एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा है। N+L रूल अबव प्रिंसिपल है, तो N+L रूल के अनुसार से ही हमने इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिग्रेशन किया है। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑक्सीजन है 2s2 2p4, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2s2 और 2p4 ये सही है। ठीक है, एल्यूमिनियम 2s2 3p3, क्या ये होता है? एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 होता है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, एंड 3s2 एंड 3p1, क्योंकि एल्यूमिनियम 13 होता है, तो क्या ये है? ये नहीं है।
बाकी बोरॉन का 2s2 2p1। वैसे भी हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम और बोरॉन और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप में आते हैं, तो सेम ग्रुप में आउटर मोस्ट में सिमिलर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने आ रहे हैं 5 और यहाँ पे आ रहे हैं 3। तो बोरॉन तो सही है लेकिन एल्यूमिनियम गलत है। नाइट्रोजन फिर ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों ठीक है और ये वाला गलत है। तो विच इज़ आउटर इज नॉट करेक्ट, कौन सा है, यानी कि करेक्ट हमारा आंसर होगा दिस वन अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि नॉट पूछा गया है तो एल्यूमिनियम का रॉन्ग है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम इज क्लोजेस्ट टू, क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सी समझनी है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट या जिस भी उसके शेल में है, ये सेम होती है। द डिफरेंस इज़ जो एनर्जी होती है ये नेगेटिव होती है और आयनाइजेशन क्या होती है, प्लस होती है। तो जो एनर्जी है जो हमने हाइड्रोजन के केस में निकाली है वो क्या है एक्चुअल में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और 1 n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है। जब हम एक ग्राउंड स्टेट के लिए क्या कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम ग्राउंड स्टेट के लिए करेंगे तो n1 हो गया और ये z स्क्वायर हो गया, ये निकली जूल में। और जब हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होगा तो इसी चीज़ को हम 6.24 इंटू 10⁻18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल्स टू 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया इंटू 2.18 इंटू 10⁻18 और क्योंकि ये 1 ही है इंटू z स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये जब पूरा कर लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल नोट कर लीजिए, 1 जूल इज इक्वल्स टू 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है। तो एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी की एक ही समान वो होती है, वैल्यू होती है, सिर्फ साइन का अंतर होता है। तो जूल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, अगर जूल में दिया होगा तभी भी यही करेंगे। तो फिर फॉर्मूला क्या हो गया इसका, आयनाइजेशन एनर्जी का, ये आ गया, इसको इसकी वैल्यू जो आ गई 13, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको करेंगे तो इज इक्वल्स टू कितनी आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z स्क्वायर और n स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। z स्क्वायर कितना है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम, हीलियम का z मतलब एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा हीलियम का 0.6 इंटू z। हीलियम का z कितना हुआ, एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन, अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके निकल चुके हैं और हीलियम जो है वो कितने में आता है, यानी कि उसके पास एक ही शेल होती है हीलियम के पास, n इज इक्वल्स टू 1 ही होगा, तो हीलियम का n इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 13.6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि अगर ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, अगर आपको ये दिया होता 2.18 इंटू 10⁻18 जूल तो भी वही मतलब है, अंतर सिर्फ इतना है, ये जूल में यूनिट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 6.24 10⁻18 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 3.16 आएगा।
ठीक है। और उसके बाद फिर आपने फार्मूला रख दिया, क्योंकि यही फार्मूला होता है Z स्क्वायर एन स्क्वायर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो ये हो गया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फर्स्ट शेल में ही होता है, तो n=1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी? हीलियम के आयनेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम इज क्लोज टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ sp-df ऑर्बिटल of a given shell of an atom on its outer shell electron is। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है कि ये न्यूक्लियस है, दिस इज़ न्यूक्लियस, इसके बाद S, P, D और F, ठीक है। तो अगर इसको हम S, P, D और F ये ऑर्बिटल कहते हैं, तो जो F होता है इसका सबसे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, सबसे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट F का, फिर D का, फिर P का, फिर S का, ठीक है। तो सबसे पुअर जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है किसका? F का। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? स्क्रीन समझ लीजिए एक दीवार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस है, तो क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो जिसकी दीवार है वो कम असर कर रही है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से वो अपनी तरफ को ज़्यादा पुल कर पाएगा, खींच पाएगा। तो जब इसकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को खींचे चले आएंगे, ठीक है। तो इसलिए F और D का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचे चले आते हैं, ठीक है। जबकि S का जो होता है वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता है, वो जो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कहा जाए कि द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो सबसे अच्छा S का होता है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब वो न्यूक्लियस से कम खींचेगा, न्यूक्लियस जो है उसको अपनी ओर कम खींचेगा, बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक समझ लीजिए कि एक दीवार जैसी है जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से नहीं खींचने दे रही है। तो सबसे जो ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो S में, फिर P में, फिर D में, फिर F में। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, और भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, पुअर पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होगा या सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसका होगा। तो अगर कहा जाए कि पुअर पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, तो इसी ऑर्डर में पुअर पेनिट्रेशन होगा, क्योंकि F का तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा, ठीक है। तो पुअर पेनिट्रेशन भी S का सबसे पुअर पेनिट्रेशन होगा, फिर P का, फिर D का। और अगर उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम पेनिट्रेशन किस में होगा, तो F में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा अंदर को पेनिट्रेट करेंगे, मतलब अंदर की ओर आएंगे, फिर D के, फिर F के, फिर S के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज़ नॉट पॉसिबल। अब कौन सा पॉसिबल नहीं है? पहला देख लेते हैं, n=3 है, तो क्या l=3 होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l की वैल्यू n पर ही निर्भर करती, जो कितनी होती है, n-1। तो अगर n 3 है तो l=2 होगा। तो ये पहला ही आ गया कि ये जो है नहीं हो सकता, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी n=l=1 ठीक है, n=1 l=0 ये भी ठीक है, n=4 l=0 भी ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2 एंड 3। जब n=4 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, l=0 यानी कि s ऑर्बिटल, l=1 यानी कि p ऑर्बिटल, l=2 यानी कि d ऑर्बिटल, एंड l=3 यानी कि f ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। और हम जानते हैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ये सेकेंडरी क्वांटम नंबर हो गया, और इस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, = प्लस माइनस l की जो वैल्यू आती है वो, और 0, ठीक है। 0 प्लस माइनस l की जो भी वैल्यू आएगी, l की वैल्यू 1 आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, -1, 0 और +1। तो जो भी l की वैल्यू आती है उस बेसिस पर m की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है
question, hydrogen atom, in hydrogen atom the de Broglie wavelength of an electron in second Bohr orbit is। तो हमसे क्या कहा गया है, हाइड्रोजन एटम में डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि लैम्डा निकालना है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, फॉर्मूला जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। दिस इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला। एम वी की जगह पे मोमेंटम भी लिख सकते हैं। अब लैम्डा ये हो गया। अब हमसे क्या कहा है दूसरा, इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिटल, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस यानी कि आर, हमें पता है आर एन, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर एन इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन जेड। दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डी ब्रॉगली रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा है, रेडियस है और लैम्डा की ये वैल्यू होती है, तो हमें कोई ऐसी चीज़ देखनी है जिसमें एम वी और आर दोनों हो। तो हम फिर देखेंगे कि एंगुलर जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला हमें पता है, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे r की वैल्यू ये है हमें पता है, तो इससे हम m की जगह पे लिख सकते हैं। तो एम वी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एन एच अपॉन 2 पाई और r है। तो यहाँ पे एम वी की जो ये वैल्यू आई यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा लैम्डा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी की जगह पे क्या लिख देंगे, एन एच अपॉन 2 पाई आर। इसको अरेंज किया, क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो h इंटू 2 पाई आर अपॉन n और h और h कैंसिल, तो क्या बचा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई। r की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 52 की वैल्यू लिख देते हैं 52.9 और n कितना है, ये सेकंड है यानी कि n जो है सेकंड है, इंटू 2 का स्क्वायर है अपॉन यहाँ पर n अगेन ये क्या है 2, क्योंकि सेकंड शेल की बात हो रही है, सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है। तो अब क्या हो जाएगा, इससे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 52.9 इंटू 4 इंटू पाई। तो जब इन दोनों को इसको सब मल्टीप्लाई करते हैं देखें क्या आएगा, 9 4 या 36 का 6 कैरी 3, 8 9 10 11 का 1 कैरी 1 21, तो 21, इसके बाद पॉइंट आ गया पाई। तो 211.6 पाई पी एम, एक इसमें दे रखा है पी एम में दे रखा है, तो यहाँ कोई है क्या, ये दिस इज़ द राइट आंसर 211.6 पी एम। कैसे किया, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला ये है, रेडियस दे रखा है, रेडियस के लिए फॉर्मूला ये होता है आर एन इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर जेड। तो हमने क्या करना है कि आपको ये निकाल लिया आपने, आर की वैल्यू कैसे निकली इससे, ये कितनी है 52.9 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 z की वैल्यू, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी 52.9 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि z तो 1 है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक है, तो ये लिख दिया और इसमें क्या हो गया NH अपॉन 2 पाई। फिर ये आपने MV की वैल्यू यहाँ पर इसमें पुट कर दिया, तो फिर लैम्डा इतना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 2.11.6 pm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड इज़। तो सबसे पहले तो नोड क्या होते हैं, नोड, ठीक है, नोड क्या है, वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 0 या मिनिमम, सबसे कम होती है या होती ही नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड द नोड। ठीक है, सो आप जानते हैं कि ऑर्बिटल है
ऑर्बिटल में हमने अभी बात की थी साई, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल बताता है, जो कि इंफॉर्मेशन देता है पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन्स की। उसमें भी हमने देखा कि कई प्रकार के ऑर्बिटल हैं, पी है, डी है, एफ है, और उनके शेप्स हैं। जैसे कि ये पी ऑर्बिटल है, दिस इज़ द शेप, तो हेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ 0, सो दिस इज़ द नोड। ठीक है, ये नोड है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही 0 होगा। अब कितने प्रकार के नोड होते हैं? 2 प्रकार के नोड होते हैं। एक होता है एंगुलर नोड और एक होता है रेडियल नोड। ठीक है, तो सबसे पहले है एंगुलर नोड, ANGULAR, एंगुलर नोड, और दूसरा होता है रेडियल नोड। ठीक है, और टोटल नोड इज इक्वल्स टू होता है एंगुलर प्लस रेडियल नोड। ठीक है, तो एंगुलर नोड क्या होता है? एंगुलर नोड होता है कि जो प्लेनर एरिया अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ जो प्लेन एरिया है वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो 0 है, दैट इज़ कॉल्ड द एंगुलर एरिया। और रेडियल नोड क्या होता है? ऑर्बिटल के जो स्फेरिकल एरिया है, यानी कि सर्कुलर एरिया है जो ऑर्बिटल में, वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल 0 हो, तो उसको हम रेडियल नोड कहते हैं। एंगुलर नोड जो है वो L, इसकी वैल्यू जो होती है वो L की जो वैल्यू है, ठीक है, वो होती है। और रेडियल नोड की क्या होती है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? n-l-1। ओके, और टोटल नोड में एंगुलर नोड L, रेडियल नोड n-l-1, इससे हमारा टोटल नोड निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में आते हैं, 3 एंगुलर नोड किस में आएंगे? अब देखिए 2D की वैल्यू, तो नंबर 1 2D पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों? 2n में D तो हो ही नहीं सकता। n जब n इज इक्वल्स टू 2 है तो D की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? L इज इक्वल्स टू 2 होगा तब D आएगा, लेकिन n इज इक्वल्स टू 2 में 2D आएगा ही नहीं सकता, क्योंकि L इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? अब इसमें देखिए पहले वाले में n इज इक्वल्स टू 2 है, तो L इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि L इज इक्वल्स टू n-1 होता है, तो ये वाला तो वैसे ही कट गया, इसमें D होता ही नहीं है। 5P, अब 5 अगर n इज इक्वल्स टू 5 है तो L इज इक्वल्स टू P में L इज इक्वल्स टू 1 होगा, लेकिन हमें यहाँ L कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। 6D, n इज इक्वल्स टू 6 है, तो L इज इक्वल्स टू जब 2 होगा तब ये D होगा, ठीक है, लेकिन हमें कितना दे रखा है? L इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि एंगुलर नोड जो है वो L से दिखाते हैं। L इज इक्वल्स टू ये भी नहीं हो सकता है। इसमें देखें n इज इक्वल्स टू जब 4 है तो L इज इक्वल्स टू 3, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि L इज इक्वल्स टू n-1, ये ठीक है। और यहाँ तो यानी कि दिस इज़ द, अब टोटल नोड भी चेक कर लें। एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू 3 हो गया। रेडियल नोड की वैल्यू कितनी हो गई? n इज इक्वल्स टू 4 -3 -1। इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गए, मतलब साइन माइनस का, -4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो +3। टोटल नोड भी कितना आ गया? +3। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिटल ऑफ हीलियम आयन इज़ 105.8 pm/m²। हीलियम आयन मतलब हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो अब हीलियम के पास भी हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिटल ऑफ लिथियम आयन? Li2 पॉजिटिव आयन के थर्ड ऑर्बिटल का रेडियस क्या होगा? तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला क्या होता है?
आर एन इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन जेड. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोहर्स ऑर्बिट, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ एनर्जी शेल, मेन एनर्जी शेल. ठीक है, तो a इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है. अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, रेडियस ऑफ सेकेंड, यानी कि आर एन टू, एन इज इक्वल्स टू 2 हो गया. ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है यहाँ पे, एन इज इक्वल्स टू 2, तो आर टू इज इक्वल्स टू ए, अच्छा एन स्क्वायर, 2 है तो एन स्क्वायर अपॉन जेड, हीलियम का कितना हो गया, 2 हो गया. आर की वैल्यू दे रखी है रेडियस ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू 105.8 इज इक्वल्स टू ए 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 से कैंसिल, तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया 105.82, यानी कि ये हो गया 52.9 pm, यानी कि दिस ए जो है वो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट निकल आया. अब हमें क्या करना है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन. अगेन यहाँ पे आर एन की वैल्यू यानी कि R3, थर्ड ऑर्बिट कहा है 3 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू लगाई है 52.9 इंटू एन स्क्वायर, यानी कि थर्ड की बात की गई है 3 का स्क्वायर अपॉन जेड. लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है. इसको हमने 3 3 जा 9, तो इससे हमने कैंसिल कर दिया. ठीक है ना, 3 3 जा 9, इसको कैंसिल कर दिया. अब कितना बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8 और 5 3 जा 15. पॉइंट यहाँ पे आ गया 158.7 और ये पिकोमीटर में दिया है तो 158.7 पिकोमीटर. दिस इज़ द राइट आंसर. तो सिंपल जो हमें याद रखना है वो हमें बोहर फॉर्मूला, यानी जो बोहर ने रेडियस निकालने का फॉर्मूला दिया था वो याद रखना है. दैट इज़ आर एन इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन जेड, जहाँ पे आर एन मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, ए रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट, एन स्क्वायर कौन से नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला और जिस तरह से हम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ आइसोटोन्स. आइसोटोन्स, तो व्हाट आर आइसोटोन्स, क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोटोन्स, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर number of neutrons, similar number of neutrons, similar number of neutrons, similar number of neutrons. अब देखें तो इसमें तो देखिए इसके ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर होता है. तो जो मास नंबर सिमिलर बताता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार. ठीक है, ये तो क्या हो गया, आइसोबार हो गया. अच्छा, इसमें 11, इसके 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, इसमें भी 12 नंबर, तो दिस इज़ द राइट आंसर. अमंग कौन सा, आइसो, दिस इज आइसोटोन्स. ये आइसोटोन है, ये आइसोटोन है कि इसके सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं. क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर जो मास है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 हो गए, बचे कितने यहाँ पे 12. यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, ये टोटल 24, तो बचे कितने 12, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, रेस्ट इसमें फिर ये आइसोबारी दिखा दिया है और ये इसमें कुछ नहीं है. ठीक, नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग न्यूट्रल एटम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब इसमें देखें फिर से, एक्स सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये क्या बताता है, दीज आर आइसोटोप्स. सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो आइसोटोप्स है. और ये क्या बताता है, सिमिलर मास नंबर है तो क्या है, आइसोबार है. ठीक है, आइसोबार है. और सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो क्या है, आइसोटोन
टोन्स है। तो याद कर लीजिए, आइसोटोप्स सिमिलर एटॉमिक नंबर, आइसोबार सिमिलर मास नंबर और आइसोटोन्स सिमिलर न्यूट्रॉन्स। अब इसमें देख लें, एक्स एंड वाई आर आइसोटोप, बात सही है, ये आइसोटोप हैं। वाई एंड जेड आर आइसोबार, वाई एंड जेड आर आइसोबार, बात सही है, ये आइसोबार हैं। एक्स और वाई आर आइसोबार, एक्स एंड वाई क्या आइसोबार है? नहीं है, क्योंकि इसका 22 है, 23 नहीं है, सो दिस इज़ रॉन्ग। एक्स वाई हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलर नंबर है ही नहीं, इसके पास 11 इसके पास 12 है, तो ये नहीं है। अब इसमें से कौन सा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड वाला इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑब्जर्व्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल्स टू 5 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का अगर हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं n इज इक्वल्स टू 1, फिर n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4 और n इज इक्वल्स टू 5। अब एक्साइटेड स्टेट क्या है? 5 है। यहाँ से कहाँ आना है? ग्राउंड स्टेट में आना है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी। तो देख लेते हैं कितनी बनेंगी। n से कहाँ जाना है? यहाँ आना है। n से पहले 1 में आया, यानी कि 5 से किस में आएगा? 1 में आया। फिर उसके बाद 4 से 1 में आएगा, फिर 3 से 1 में आएगा और फिर 2 से 1 में आएगा। एक तो ये हुआ। कितनी लाइंस बनी? 1 2 3 4। इसके बाद 4 से 1 में आएगा, 3 से 1 में आएगा, 2 से 1 में आएगा। इसके बाद 3 से 1 में आएगा और 2 से 1 में आएगा। इसके बाद 2 से 1 में आएगा। तो कितनी लाइंस हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 लाइंस हो गई। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, n-1/2, जहाँ पे n क्या है? जो नंबर ऑफ लाइन जहाँ से वो ड्रॉप आउट कर रहा है, कि जहाँ से एक्साइटेड स्टेट से, जहाँ से मैक्सिमम से वो ड्रॉप कर रहा है। तो ये क्या हो गया? 5/1/2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4, 5 इंटू 4/2 इज इक्वल्स टू 10 लाइन्स। तो ये है। अच्छा, यहाँ पे इसने कहा है n इज इक्वल्स टू 5 से ग्राउंड स्टेट में आना। अगर ऐसा, तो इसमें इसका राइट आंसर कितना हो गया? 10 लाइन। अगर ऐसा कहा जाता कि n इज इक्वल्स टू 5, यानी कि एक्साइटेड स्टेट n 5 से किस में आ रहा है? n इज इक्वल्स टू 3 में आ रहा है, तब कितनी लाइंस होंगी? कर लेते हैं। n इज इक्वल्स टू 5 से, अब इसमें क्या हो गया? 5 से कहाँ आना है? 3 में आना है। 5 से 3 में आना है, तो 5 से कहाँ गया? 3 में आया, इससे आया और फिर इसमें आया और यहाँ पर इसमें से फिर इसमें आया। तो कितनी हो जाती है? 1 2 3 लाइंस हो जाती हैं। ठीक है, राइट। तो ये इस प्रकार से हम इसकी नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। सो इस वाले सेशन में हम अभी इतने ही क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रखते हैं। एक और सेशन मुझे लगता है लेना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेडली आए हुए हैं बार बार, तो इनको कराना ज़रूरी है। कुछ और क्वेश्चंस बचते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए अभी हम इसको ही रखते हैं। अब कर लेते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीअरेंज द पार्ट्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये क्वेश्चंस केवी में आए हुए हैं। रीअरेंज द पार्ट्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ये जंबल करके दिए गए ऊपर नीचे, इसको समझ करके अरेंज करना है। एंटरिंग अ हाउस, सॉ अ बर्गलर, व्हेन द पुलिसमैन, ही रैन एंड कॉट हिम। ठीक है, अब कहाँ से शुरू करें? एंटरिंग अ हाउस, सॉ अ बर्गलर, देखा। व्हेन अ पुलिसमैन, तो यहाँ से ठीक लग रहा है कि व्हेन द पुलिसमैन सॉ अ बर्गलर entering a house, he ran and caught him. When a policeman saw a burglar, पुलिसमैन ने बर्गलर को देखा,
क्या देखा कि वो घर के अंदर घुस रहा है, एंटरिंग अ हाउस। ही रैन, वो दौड़ा और उसको पकड़ लिया। ठीक है, तो क्या CBAD, CBAD, व्हेन अ पुलिसमैन सॉ अ बर्गलर एंटरिंग अ हाउस ही रैन एंड कॉट हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द व्हील केम, व्हील माने पहिया, बाहर, केम माने आना, द व्हीकल व्हेन इट वॉज निगोशिएटिंग अ डेंजरस कर्व, जैसे ही वो डेंजरस कर्व की ओर मुड़ रहा था या उस तरफ को आया तो क्या हुआ, व्हील केम, बाहर आ गया। अब केम आउट, केम ऑफ फ्रॉम, तो केम ऑफ, ऑफ माने कोई चीज़ पूरी तरह से बाहर आ जाना, तो केम ऑफ, द राइट ऑप्शन इज केम ऑफ, दिस इज़ द राइट आंसर, केम ऑफ यानी कि निकल आया पूरी तरीके से। ठीक है, केम ऑफ, निकल आया। क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट टेंस। आई हैड फिनिश्ड माई एक्सरसाइज, काम पूरा हो गया है पास्ट में। व्हेन माई फ्रेंड केम टू सी मी, कब, जब मेरा काम पूरा हो चुका। कब का एक्सरसाइज पूरी होगी, जब मेरा फ्रेंड मुझे देखने के लिए आया, मतलब एक निश्चित समय में काम पूरा हो गया। कब, जब मेरा फ्रेंड मुझे देखने आया तो मेरा काम पूरा हो गया था। अब इसमें क्या है, पास्ट का इनडेफिनिट, पास्ट में तो मेरा काम ख़त्म हो चुका, कब हुआ कैसे हुआ ये नहीं पता, बस काम ख़त्म हो गया, तो ये तो नहीं है क्योंकि इसमें एक निश्चित समय बताया जब मेरा दोस्त आया था। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कोई काम पास्ट में चल रहा हो, जैसे आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, कोई काम कंटिन्यूएशन में करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूएशन में, ये भी नहीं है। अब ये पास्ट परफेक्ट जो है ये वाला है क्योंकि जब कोई काम पास्ट में हो चुका है, एक निश्चित समय पर हो चुका है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे ही हैड गॉन व्हेन द ट्रेन रीच्ड, जब ट्रेन पहुंची वो जा चुका था, तो उस निश्चित समय पर वो जा चुका था। सिमिलरली ही हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड माई एक्सरसाइज व्हेन माई फ्रेंड केम, उस समय मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हुई जब मेरा दोस्त आया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई काम पास्ट में लंबे समय से चल रहा हो, चलते आ रहा हो, जैसे दे हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खेल रहे थे। ठीक है, वो 2 घंटे से खेल रहे थे, कोई चीज़ लगातार खेल रहे हैं तो लगातार 2 घंटे से खेल रहे थे। तो इस तरीके से तो लास्ट हमारा क्या आ गया एग्जैक्ट में, पास्ट परफेक्ट, आई हैड फिनिश्ड, दिस इज़ द, क्योंकि इसमें एक काम हुआ है और कब हुआ है उसका निश्चित समय भी बताया गया, तो दैट इज़ द हैड। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट शुड नॉट वाइल अवे, वाइल अवे का मतलब होता है स्पेंड, स्पेंड करना, ठीक है, बिताना, कोई चीज़ को खर्च करना, स्पेंड करना। देयर टाइम इन फ्रीवोलस एक्टिविटीज़, फ्रीवोलस एक्टिविटीज़ मतलब बेकार की चीज़ों में जो उनके यूज़ का ना हो। तो अब ये क्या है, स्टूडेंट शुड नॉट स्पेंड, स्पेंड माने खर्च करना। अब कोई चीज़ को स्पेंड करना तो क्या है, स्पेंड करना मतलब एक एक्शन है, तो एक्शन क्या कहलाया जाएगा, यहाँ पे हमारा एक्शन कहलाया जाएगा वर्ब। ठीक है, स्पेंड करना मतलब खर्च करना, तो खर्च करना क्या है, एक्शन है, तो वर्ब हो गया। एडवर्ब, यहाँ पे किसी की वर्ब की तो कोई बता नहीं रहा, वर्ब के लिए तो कोई बात नहीं हो रही है। कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन भी नहीं लग रहा है। प्रोनाउन, प्रोनाउन भी कोई नहीं है जो नाउन की जगह पे ये जाए, वो भी नहीं है। ठीक है, तो राइट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ब। नेक्स्ट है मिटिगेट, मिटिगेट मतलब मिटिगेट द एक्सपेंसेस, मतलब अपने खर्चे कम करें। मिटिगेट करना मतलब कम करना। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, देखिए फ्लोट तो हो नहीं सकता, रिड्यूस तो नहीं हो सकता। अब ये दो में है, इंक्रीज़ और एक्सपैंड। मिटिगेट करना मतलब कम करना, तो इसका क्या आ जाएगा, या तो इंक्रीज़ या एक्सपैंड। तो इंक्रीज़ इज़ अ बेटर, ठीक है। एक्सपैंड करना मतलब हो गया फैलाना बेसिकली, इंक्रीज़ करना मतलब हो गया बढ़ाना। तो इंक्रीज़ इज़ द राइट वर्ड, कि इंक्रीज़ करना मतलब ज़्यादा करना, बड़ा करना।
इंक्रीज़ करना, एक्सपेंड करना मतलब फैलाना, तो ये सही नहीं है, दैट इज़ अ इंक्रीज़। ठीक है, तो अभी हम आज का अपना सेशन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। अभी एक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो और हैं, तो उसको करते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड मुझे आपको ये अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड गिव कमेंट्स ऑल्सो, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और पता रहता है कि कितना आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, सो राइट, थैंक you so much. Please do subscribe and share it to your friends. Thank you so much.